स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। I'm सुरुचित सिंह और हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 5। ये हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है जिसमें कि 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। ये मिला के हमारा तीसरा और लास्ट वीडियो होगा रिवीजन को लेकर के। एक वीडियो हमारा बचेगा जिसमें विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। तो बिना किसी टाइम वेस्टेज के लेट्स गेट स्टार्टेड। और 3 टॉपिक्स बचे हुए थे जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। कौन कौन सा? तो एक हमारा प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंसेस, दूसरा हमारा सेल डिविजन और तीसरा हमारा ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बीच का डिफरेंसेस। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस। ज्यादा डिटेल में अगर जाएंगे तो काफी सारे डिफरेंसेस हैं इसमें, लेकिन हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉमन जो है, जो जरूरी है स्टैंडर्ड 9 के लिए। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज द सेल। हमारा डिफरेंस की बात करें अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की, तो सबसे पहले जो सबसे है हमारा सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल के केस में वी फाउंड ए स्ट्रक्चर दैट इज हमारा सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है, आउटर कवरिंग, जिसको कि हम लोग सेल वॉल से रेफर करते हैं। तो ये सेल वॉल हमारा प्लांट सेल के केस में पाया जाएगा। बट इफ यू टॉक अबाउट एनिमल सेल्स तो ये एब्सेंट रहेगा। तो ये हमारा पहला और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया। सेल वॉल इज एब्सेंट एनिमल सेल्स में, ठीक है। दूसरे डिफरेंसेस की अगर बात करें तो इसमें प्लांट सेल्स के केस में देखेंगे तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में हमारा प्लास्टिड्स नहीं होता है। प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड या फिर आर नॉट प्रेजेंट। तीसरे डिफरेंसेस की बात करें तो वैक्यूल्स है हमारा। वैक्यूल जो अगर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था तो वैक्यूल्स के बारे में व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स टुगेदरली, तब हम लोगों ने ये चीज को नोटिस किया था कि वैक्यूल जो है हमारा वो प्लांट सेल्स के केस में इट इज बिग एंड इम्पर्मानेंट इन नेचर। बट एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो ये हमारा काफी ज्यादा स्मॉलर होता है, एब्सेंट भी हो सकता है और स्मॉलर इन साइज होता है। उस चीज को यहाँ पे लिख लेंगे। Vacuole is either absent or if present smaller in size। तो ये तो या तो either absent होगा या if present there is smaller in size। One more important fact अगर हम लोग देखें तो these are temporary in nature and are temporary इन नेचर। तो ये कुछ बेसिक्स डिफरेंसेस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बीच में। लेट्स रिकॉल वंस मोर। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स इज बिग एंड परमानेंट। बट इन द सेम वे अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो इसमें सेल वॉल इज एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड, वैक्यूल इज आइदर एब्सेंट और इफ प्रेजेंट स्मॉलर इन साइज एंड अ टेम्पररी इन नेचर। तो ये कुछ बेसिक्स डिफरेंसेस है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में। आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा और इतना तो मिनिमम है जो आपको मालूम होना चाहिए एज अ 9th के स्टूडेंट। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या देखेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंसेस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का नेक्स्ट डिफरेंसेस अगर बात करें हम लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की, तो ये हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस हमारा इन एंड आउट एक्सचेंज होता है। मतलब कि सब्सटेंसेस चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, डिफरेंट लिख दे रही हूँ मैं, उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अगर डिफ्यूजन की बात करें तो दीज आर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। किसी भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां से कहां, फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट। जब डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई भी हमारा पार्टिकल कोई भी हमारा थिंग रहेगा तो उस दौरान जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है मैंने आपको पहले ही समझाया, बट फिर से मैं रिकॉल करा दूंगी। To their lower concentration is termed as diffusion। ये डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो हमारा सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों ही स्टेट में हो सकता है। दूसरा पॉइंट वही हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। जो मैंने आपको बताया वही चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। डिफ्यूजन क्या है, तो मूवमेंट है पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन
टू देयर लोअर कंसंट्रेशन व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें जो हमारा पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स रहेगा वो हमारा दे कैन बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही स्टेट में ये हमारा मूवमेंट शो करेगा। क्लियर है? मतलब कि पार्टिकल्स जो हमारा मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, वो पार्टिकल्स हमारे सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, शुगर टू वाटर, इंक ड्रॉप, ये सब कुछ हमारे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग जिसमें कि डिफ्यूजन का प्रोसेस शो कर रहा है। क्लियर है? इंक ड्रॉप इन वाटर, कहने का मतलब है कि इंसेंस स्टिक हमारी क्या हो गई, अगरबत्ती, शुगर टू वाटर, इंक ड्रॉप इन वाटर, ये सब कुछ हमारे डिफ्यूजन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड, क्योंकि हमारा इसमें वर्ड यूज हुआ है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेटेड मटेरियल क्या होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ इस तरफ कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंसंट्रेटेड मतलब जब हमारा वैसा सॉल्यूशन में जिसमें कि हमारा किसकी मात्रा ज्यादा हो, सोल्यूट की सॉल्वेंट की, सोल्यूट की। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगी कि कंसंट्रेटेड मतलब इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन इज हैविंग मोर मिनरल आयन देन वाटर के कंपैरिजन में मिनरल आयंस की मात्रा अगर ज्यादा है किसी भी सॉल्यूशन में, देन दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर रेफर्ड एज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी हम लोगों ने देखा इंसेंस स्टिक का, शुगर टू वाटर का, इंक ड्रॉप इन वाटर। इंक ड्रॉप इन वाटर में क्या है, जब हम इंक ड्रॉप करते हैं तो जो हमारा इंक है उसमें हमारा मिनरल आयंस का कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो इसीलिए हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है। तो ये था हमारा कंसंट्रेटेड का डेफिनेशन या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन। अब बात करेंगे डाइल्यूटेड की। ये टर्म हमारा ऑस्मोसिस के केस में आएगा। तो डाइल्यूटेड मतलब क्या होता है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जस्ट हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा मिनरल आयंस के कंपैरिजन में। सेम थिंग को मैं ये राइट डाउन कर देती हूँ, लिख देती हूँ आपके लिए। वाटर लेवल इज मोर इन दिस केस एज कंपेयर्ड टू वाटर। डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे जिसमें कि वाटर का मात्रा ज्यादा होगा और मिनरल आयंस के कंपैरिजन में। द वाटर लेवल इज मोर इन दिस केस एज कंपेयर टू मिनरल आयन, सॉरी एज कंपेयर टू मिनरल आयन। मिनरल आयन के कंपैरिजन में वाटर लेवल हमारा ज्यादा होगा। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर रेफर्ड एज अ डाइल्यूटेड, और कंसंट्रेटेड में हमारा मिनरल आयन ज्यादा होगा वाटर के कंपैरिजन में। याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है, मिनरल आयन और वाटर, दो टर्म आपको याद करना है। जिसमें मिनरल आयन ज्यादा रहेगा दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज रेफर्ड एज अ कंसंट्रेटेड, और जिसमें हमारा वाटर लेवल ज्यादा रहेगा वो हमारा डाइल्यूटेड कहलाएगा। अब समझ में आ गया कि कंसंट्रेटेड यहाँ पे किसको रेफर कर रहा था। तो उसका पूरा डिफ्यूजन मैंने आपको अभी इकट्ठे लिख दिया बोर्ड पे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बारे में दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि इट इंक्रीजेज एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी हमारा इंक्रीज करेगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है हमारा कि ये हमारा किसी तरीके का कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है इसमें। इट डज नॉट रिक्वायर अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। डिफ्यूजन का पूरा प्रोसेस को मैंने आपको कवर करा दिया है। Diffusion is the movement of particles or molecules from a region of their higher concentration to the lower concentration when they are in direct contact. For example, incense stick, sugar to water, ink drop in water. These particles can be either solid, liquid or gaseous in nature. अब परमिएबल किसी भी तरीके का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है डिफ्यूजन का प्रोसेस करने के लिए। इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट
increases with the increase in temperature. जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो काफी ज्यादा फास्ट होने लगता है. उसके बाद वी हैव सीन दो टर्म आए हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड. कंसंट्रेटेड है रेफर्स टू द सॉल्यूशंस which have more mineral ions as compared to water. डाइल्यूटेड की अगर बात करें तो इस केस में हमारा वाटर लेवल ज्यादा होता है मिनरल आयन के कंपैरिजन में. इतना हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था डिफ्यूजन से रिलेटेड. नाउ विल बी सीइंग अबाउट ऑस्मोसिस. तो लेट मी रेज दिस. पहले मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दे रही हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने डिफ्यूजन देखा, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट ऑस्मोसिस, तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है. सॉल्वेंट कहने का उसमें हम लोग देख रहे थे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसमें हमारा सॉल्वेंट या फिर H2O पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. अभी अभी हम लोगों ने देखा है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को. कंसंट्रेटेड में हमारा मिनरल आयन ज्यादा था वाटर के कंपेयर में, और डाइल्यूट में हमारा वाटर लेवल ज्यादा था मिनरल आयन के कंपेरिजन में. ठीक है, तो ऑस्मोसिस के केस में हमारा H2O पार्टिकल्स का यानी कि सॉल्वेंट का, कोई भी आप देखे होंगे सॉल्यूशन जब आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, तो ये सॉल्यूशन हमारा कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट मतलब जो घुल रहा है और सॉल्वेंट जिसमें घुल रहा है. शुगर सिरप का अगर हम लोग सोल्यूशन लेते हैं, शुगर सिरप, तो इसमें शुगर हमारा सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट हमारा वाटर हो गया. ठीक है, तो ऑस्मोसिस के केस में वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें वाटर ज्यादा है, टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जहां पे मिनरल्स आयन ज्यादा है. ठीक है, इट अकर्स ओनली इन लिक्विड्स. ये सिर्फ और सिर्फ हमारा लिक्विड्स के केस में शो करेगा. एज वेल एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड इन दिस केस. डिफ्यूजन के केस में वी हैव सीन कि किसी तरीके का कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेसेसरी नहीं था, जरूरी नहीं था, बट इन ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड. अब ये फर्दर ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है इसको हम लोग डिफरेंट कैटेगराइजेशन करके समझेंगे. डिफरेंट सोल्यूशन में किस तरीके से ये हमारा H2O पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा. तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको समझाने में इजी. ठीक है, देखिए तीन हम लोगों ने एक कंटेनर लिया जिसमें कि वी प्लेस्ड रेजिन. यहाँ पे रेजिन को मैं समझ रही हूँ, यहाँ पे कोई भी सेल को समझ सकते हैं. इसमें किस तरीके से हमारा सोल्यूशन का मूवमेंट होगा. एक है हमारा, अच्छा पहले इसको आप एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके बाद समझेंगे. इसमें क्या है हमारा, एक सपोज दैट एक कंटेनर लिया, पूरा फ्रेश के बस कंटेनर लिया, वी प्लेस्ड अ सेल. ठीक है, अब इस सेल में हमारा जो कंटेनर है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि H2O पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारा सेल के अंदर. इस केस में हमारा क्या होगा, चूंकि कंसंट्रेशन का मूवमेंट हमारा कैसे हो रहा है, डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड. तो डाइल्यूट जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा कहाँ ज्यादा है, बाहरी एनवायरनमेंट में. तो इस केस में हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, सेल के अंदर जाएगा ना. तो ये हमारा चल नहीं रहा है, एक मिनट. तो बाहर का हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट है. ठीक है, अब इस डाइल्यूट वर्ड के लिए वी यूज अ टर्म दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया है, बाहर वाला जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें सेल में हमारा इंटरनली वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं. हाइपो मतलब ही हमारा क्या होता है, लेस. ठीक है, अब ये जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन था तो इसमें हमारा सेल के अंदर पानी जा रहा है जिसके वजह से कि हमारा सेल क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा. यानी कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा या श्रिंक करेगा. तो सेल हमारा क्या करेगा, स्वेल करेगा. क्लियर है यहाँ तक. हाइपोटोनिक मतलब लेस. इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे जिसमें कि हमारा सोल्यूशन डाइल्यूटेड हो, मतलब कि मिनरल आयंस कम हो एज कंपेयर टू वाटर लेवल. ये थी पहला केस. अब दूसरा हम लोग एक सोल्यूशन लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जितने सेल के बाहर हैं उतने ही सेल के अंदर हैं.
तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ना तो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा, मतलब या फिर इक्वल अमाउंट जाएगा, और उतना ही बाहर भी आएगा, विच मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन द सेल शेप और साइजेस। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को विल बी रेफरिंग एज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्लियर है? ये हमारा दूसरा केस। नंबर 1 इज हाइपोटोनिक, जिसमें सेल हमारा स्वेल करेगा। स्वेल कैसे करेगा, तो बाहर के एनवायरनमेंट से हमारा सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर जाएगा। नेक्स्ट और तीसरा केस की अगर बात करें तो इसमें जस्ट इसका ऑपोजिट है। इसमें हमारा सेल के अंदर जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा है, यानी कि हमारा बाहरी जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड नेचर का है, मतलब कि इसमें हमारा मिनरल आयन ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। इस केस में वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाएगा, विच रिजल्ट इन द सेल श्रिंकेज। सेल विल श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, एंड दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज रेफर्ड एज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर मतलब मोर। क्लियर है? ये हमारा 3 केस है जो कि ऑस्मोसिस शो करेगा, हाइपोटोनिक का, आइसोटोनिक का और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। आई थिंक कितना क्लियर होगा आपको। बढ़ेंगे आगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, 2 वर्ड है, प्लाज्मोलाइज्ड और क्रीनेशन। ठीक है, ये दोनों वर्ड से क्या मतलब है, तो ये दोनों वर्ड को समझने के लिए जब अभी हम लोगों ने देखा कि सेल विल श्रिंक, जब प्लांट सेल श्रिंक करेगा तो दैट विल बी रेफर्ड एज अ प्लाज्मोलाइज्ड प्लांट सेल के केस में, और क्रीनेशन हमारा एनिमल सेल्स के केस में। आई थिंक डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्लियर होगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस वी हैव ऑलरेडी सीन। दूसरा टॉपिक हमारा था ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंसेस समझना, जो कि आई थिंक क्लियर हो जाएगा इस एक्सप्लेनेशन के बाद। ऑस्मोसिस के केस में देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर H2O पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशंस जिसमें कि वाटर कंटेंट, वाटर लेवल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मिनरल आयन। ये हमारा लिक्विड्स में ही सिर्फ शो करेगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस। इट विल नीड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है रेफर्ड एज अ मेम्ब्रेन जो कि हमारा सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को है सिर्फ इन एंड आउट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करने का परमिशन देगा। देन वी हैव सीन कि 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस में क्या क्या चेंजेस आएंगे सेल के केस में। हम लोगों ने पहला सॉल्यूशन लिया जो कि हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, यानी कि डाइल्यूटेड था, वाटर कंटेंट ज्यादा था सॉल्यूशन में, जिसमें की वजह से कि हमारा सेल के अंदर पानी जाएगा, जिसकी वजह से द सेल विल स्वेल एंड दिस विल रिजल्ट इन सेल स्वेलिंग। उसके बाद वी हैव सीन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देयर विल बी नो चेंजेस बिकॉज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और द क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स H2O पार्टिकल्स जो थे वो सेल के अंदर एज वेल एज सॉल्यूशन में इक्वल अमाउंट में थे। It will cause no changes and this type of solution is referred as an isotonic solution. Then moving forward we have seen a solution that is concentrated in nature, which clearly means that the solution has more mineral ions as compared to the water molecules. इस केस में हमारा सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, सेल के अंदर डाइल्यूटेड है, तो विच रिजल्ट्स इन द सेल श्रिंकेज। वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हमेशा ये मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होगा। ऑस्मोसिस के टर्म्स में वी हैव सीन कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट सेल के अंदर है, मतलब कि सेल हमारा डाइल्यूटेड है, सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड है। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज रेफर्ड एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे और देखेंगे सेल डिवीजन को शॉर्ट में। सेल डिवीजन की अगर बात करें तो ये हमारा 3 तरह का होता है, माइटोसिस, मियोसिस और अमाइटोसिस। अमाइटोसिस की अगर बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है और ये प्रिमिटिव इन नेचर होते हैं। प्रोकैरियोटिक वर्ड हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्रो विच मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोटिक हमारा कैरियन से आया है विच मीन्स कर्नल न्यूक्लियस, जिसका कि डिनोटेड। तो हम लोग अमाइटोसिस का यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं देखेंगे, किस तरीके से अमाइटोसिस होता है उस चीज को वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। विल बी डिस्कसिंग ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन।
तो माइटोसिस और मियोसिस को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कुछ हमारे टर्म्स हैं, डाइप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। ये वर्ड आई डोंट थिंक सो कि आपने सुना होगा अभी से पहले, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 2n and n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर बात करें ह्यूमन बीइंग्स में देयर आर 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स क्रोमोसोम। ये पढ़ा है होगा आप लोगों ने पहले, ठीक है। अब ये जो 23 पेयर्स होते हैं ये बाइफरकेटेड होते हैं 22 पेयर्स और 1 पेयर में, ठीक है। अब ये जो 22 पेयर्स हैं दीज आर हमारा जनरल बॉडी के लिए हो गया, और 1 पेयर जो होते हैं वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट की बात करें तो ये जो 22 पेयर में जो सेल डिवीजन होगा ये माइटोसिस से होगा, और ये जो 1 पेयर में जो हमारा सेल डिवीजन होगा दैट इज सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए जो होगा हमारा वो मियोसिस होगा। अब डाइप्लॉइड 2n विच मीन्स हमारा ये किसको डिनोट कर रहा है, 46 क्रोमोसोम को, और n की अगर बात करें तो 23 क्रोमोसोम को। इस तरीके से स्ट्रैंड में होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इतना डिटेल में आप लोग पढ़ना नहीं है। तो अगर ये दोनों स्ट्रैंड यानी कि 23 इसमें और 23 इसमें, तो ये डाइप्लॉइड कहलाएगा, 2n से इसको रेफर करेंगे। और सिंपल अगर एक ही स्ट्रैंड है 23 क्रोमोसोम्स आर ओनली प्रेजेंट देयर देन दिस इज रेफर्ड एज n। अब माइटोसिस और मियोसिस को समझेंगे। अब माइटोसिस विल बी नॉट डिस्कसिंग, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। मियोसिस की माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल्स में होगा। सोमैटिक सेल्स मतलब सोमैटिक सेल्स, ये हमारा सोमा वर्ड से लिया गया है। सोमा मीन्स बॉडी के सेल्स में, जनरल बॉडी सेल्स में हमारा माइटोसिस डिवीजन होगा, और ये हमारा सेक्स सेल्स में देखा जाएगा, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा जाइगोट में। अब माइटोसिस को समझते हैं, उसके बाद मियोसिस को समझेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा एक सेल लिया 46 क्रोमोसोम, ठीक है। सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। इस दोनों क्रोमोसोम में 46, दोनों सेल्स में 46 क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरीके के डिवीजन को हम लोग माइटोसिस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि माइटोसिस में हमारा जो डिवीजन है वो इक्वेशनल होगा। इक्वेशनल क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें मेंटेन्ड रह रहे हैं 46। इस सेल को हम लोग मदर सेल कहते हैं जो हमारा ओरिजिनल सेल है, और इस सेल्स को हम लोग रेफर करते हैं डॉटर सेल से, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम टू सेम होगा। ये 2 तरीके से मैं बनाया, जो कंफ्यूज मत होइएगा। ये 46 लिखा है मैंने, सेल्स नहीं बनाया। मदर से डिवाइड करके 46 क्रोमोसोम्स बनाया, डॉटर सेल्स कहलाएंगे। इक्वेशनल सेल डिवीजन इसको कहते हैं बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। जनरल बॉडी सेल्स में होते हैं, जिसको कि मैंने कह दिया एक सोमैटिक सेल्स में होते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो हमारा पेरेंट से मदर सेल से जो डॉटर सेल में जाएगा वो हूबहू एकदम कार्बन कॉपी रहेगी, बिकॉज हमारा इसमें कोई भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंजेस नहीं आया है। सिंगल पेरेंट से हमारा दोनों में डिविजन हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब ये माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल्स में हो रहा है, तो ये किस लिए हेल्पफुल है, मतलब इसका क्या रोल है, क्यों ही ये हमारे लिए जनरल बॉडी सेल्स में किस तरीके से। तो कोई भी अगर आपको इंजरी वगैरह होती है सेल के ग्रोथ में, रिपेयरिंग में हमारा माइटोसिस हेल्प करता है। तो माइटोसिस के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बात है। इसको हम लोग इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम। जो भी हमारे मदर सेल्स में क्रोमोसोम्स हैं वही हमारे डॉटर सेल्स में रहेंगे। जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे क्योंकि हमारा हूबहू कार्बन कॉपी ये क्रोमोसोम्स कॉपी हो रहा है, जिस वजह से जैसे हमारे पेरेंट्स हैं ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल उसके कार्बन कॉपी होंगे। इक्वेशनल सेल डिवीजन क्यों कहेंगे बता दिया मैंने, सोमैटिक सेल्स में होंगे, ये हमारा हेल्प करेगा ग्रोथ एंड रिपेयर में। इतनी इंपॉर्टेंट बात। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे मियोसिस को। मेंशन कर देती हूँ, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन्स सेम इन डॉटर सेल, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, अकर्स इन जनरल बॉडी सेल्स, और इसमें 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड,
2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। देखा हम लोगों ने, एक मदर सेल से हमारा 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। क्लियर है? इतना हमारा माइटोसिस के बारे में। सोमैटिक सेल्स में होगा, यानी कि लिखी दे रही हूँ उसको, अकर्स इन जनरल बॉडी सेल्स। सोमैटिक सेल्स में होगा, मदर सेल्स 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन्स सेम इन द डॉटर सेल। जितना मदर सेल में क्रोमोसोम है, डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम नंबर बिल्कुल सेम रहेगा। इस केस में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा और ये हमारा इक्वेशनल सेल डिवीजन कहलाता है। इट विल हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर। मेयोसिस की अगर बात करें, 46 क्रोमोसोम सेल है, कॉमन सेल, डिवाइड करेगा 23 23 23 23 23 23। समझेंगे बात को ध्यान से। सेल डिवीजन हो रहा है। डॉटर सेल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं? एक सेल कितना डॉटर सेल फॉर्म कर रहा है? 2 किया, फिर 2 किया, 4 किया ना। ठीक है, ये 2 बार डिवीजन शो करेगा, तब जाके 4 गैमेट का फॉर्मेशन हो। देख रहे ना, 1 2 3 4, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि यही सेल हमारा डिवाइड किया, फिर फर्दर वो डिवाइड कर गया, तो इसमें 2 बार डिवीजन हो रहा है, पहला और दूसरा। ये मियोटिक और ये मियोसिस, उतना नहीं समझेंगे। इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें हमारे कितने थे? 46 मदर सेल्स में, और ये डॉटर सेल्स में हमारे कितने होगा? 23 विच मीन्स कि ये हमारा रिड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। होता किस में है? तो ये इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल। इट अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। फंक्शन क्या है? हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन। हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स in daughter cell get half। ये सारी पॉइंट्स मैंने आपको बताए। मियोसिस के केस में सेल हमारा जो मदर सेल है वो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा। क्रोमोसोम्स नंबर इसमें हमारा हाफ हो जाएगा, इसमें 46 था, इसमें 23 हो गया, जिसकी वजह से दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज अ रिडक्शनल सेल डिवीजन। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होंगे। इसमें 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएगा और ये हमारा हेल्प करेगा गैमेट फॉर्मेशन में। गैमेट फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे स्टैंडर्ड 8 में, 9th में भी हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में। गैमेट फॉर्मेशन हमारा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहा है, विच मीन्स कि दिस विल लीड टू द मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में ये हमारा हेल्प करेगा, विच विल फर्दर यूनाइट टू फॉर्म अ जाइगोट विच इज अ सिंगल सेल्स। इस चीज को हम लोग रिप्रोडक्शन के केस में समझेंगे। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में हो रहा है, दैट्स वाई ये हमारा रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। मियोसिस की वजह से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। किस तरीके से पॉसिबल है, क्या कुछ होता है हमारा मियोसिस में, बहुत ही डिटेल है, बट स्टैंडर्ड 9th में इतना डिटेलिंग नहीं पढ़ना है। बेसिक्स आपको माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, माइटोसिस देख लेते हैं। सोमैटिक सेल्स में, रिप्रोडक्टिव सेल्स में मदर सेल्स 46, डॉटर सेल्स भी 46 क्रोमोसोम्स के साथ। मियोसिस में मदर सेल्स 46, डॉटर सेल 23। इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। Chromosomes number remains same. Chromosomes number get half. 2 daughter cells are formed. 4 daughter cells are formed. Occurs in general body cells. Occurs in reproductive cells. Helps in growth and repair. और ये हमारा helps in gamete formation. अब हम लोग माइटोसिस का जो पढ़ते हैं तो इसको हम लोग माइटोसिस की स्टडी हम लोग रूट टिप में कर सकते हैं। ये माइटोसिस वाला जो हमारा डिवीजन है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में होगा एक्सेप्ट हमारा वायरसेस। मियोसिस की अगर बात करें तो ये हमारा किस किस में देखा जा सकता है, तो ये हमारे प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंगी में देखा जा सकता है। कुछ एक्सेप्शनल मियोसिस के भी हैं, उस चीज को भी मैं बता देती हूँ एक शॉर्ट में, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप बस मेंशन कर लीजिएगा। तो एक्सेप्शनल की अगर बात करें किसके केस में, मियोसिस के केस में, तो ये कहाँ कहाँ हम लोगों को एक्सेप्शंस देखने मिलेगा। अगर एक
एक्सेप्शनल की बात करें हम लोग तो कॉर्निया के केस में हम लोग का कोई ग्रोथ नहीं होता है। सारे हमारे चाइल्ड से जो एडल्ट बनते हैं तो उसमें ग्रोथ होता है, सेल डिविजन होते हैं। लेकिन कॉर्निया की अगर बात करें तो इसमें हमारा किसी तरह का कोई ग्रोथ नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो ब्लड सप्लाई। यहाँ पे हमें किसी तरह का ब्लड सप्लाई देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद हमारा ईयर्स के जो स्टेप्स जिसको कि हम लोग कहते हैं ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, उसमें हमारा डिविजन नहीं होगा। सेल का डिविजन हमारा और कहाँ नहीं हो सकता है। फैट सेल हमारे डिवाइड नहीं करते हैं और अनकंट्रोल्ड जो सेल डिवीजन होता है वो हमारा कैंसर को लीड करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपके बुक में नहीं लिखी हुई थी, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब जो डाउट आपका रह गया है रिप्रोडक्टिव सेल, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। स्पर्म और एग के केस में हमारे ये रिप्रोडक्टिव सेल्स फंक्शन करेगा। गैमेट हमारे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट वहीं से बनेंगे। अब किस तरीके से ये हमारा बनेगा उस चीज को पढ़ना है नहीं, तो मैं इसको नहीं बता रही हूँ। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ क्यों हो रहा है, ये आपका एक एनसीईआरटी बुक में लास्ट लाइन होगा। तो अगर हमारा माइटोसिस में तो हाफ हो ही नहीं रहा है, एज इट इज रह रहा है, मियोसिस में हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में लास्ट लाइन में ये क्वेश्चन मेंशन किया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं, तो अगर बात करें हम लोग कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ क्यों हो रहा है, तो ये हमारा, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि रिप्रोडक्शन के केस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनाइट होकर के एक सिंगल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज जाइगोट। तो अगर हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 46 46 46 रहेगा, यानी कि मेल गैमेट में भी 46 फीमेल गैमेट में भी 46, तो जो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो हमारे 46 प्लस 46 कितना हो गया, आई थिंक 92। तो 92 हमारा अगर क्रोमोसोम्स आ गया तो विच लीड्स टू अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो हमारा ह्यूमन का जो ऑफस्प्रिंग है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रिड्यूस्ड इन द केस ऑफ मेयोटिक डिवीजन, दैट इज इन द केस ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो आज के लिए इतना ही। कंप्लीट सेल चैप्टर का रिवीजन हो गया है, 3 पार्ट में अपलोडेड है वीडियो मेरे चैनल पे। डिटेल वीडियो भी आपको पूरा मिल जाएगा। और अगर रही बात इस चैप्टर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या क्वेरीज की, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक चैप्टर अगर मैं चाहूं तो क्वेश्चंस का हो सकता है, अदरवाइज नीडेड नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे सारे वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद, बट स्टिल आई ट्राई कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में डील करा दूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ क्वेश्चंस के साथ, एंड विल बी स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर वेरी सून। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।